भीड़ से अलग होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर भीड़ में ही हम चलेंगे तो हमारी एक अलग पहचान नहीं बन पाएगी। और एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं। उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो केवल समाज की सेवा नहीं बल्कि देश सेवा में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताया है। और जो जन कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी एक अलग पहचान होती है जो कि अमिट होती है। उनकी ज़िंदगी से सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और तभी हम अपनी ज़िंदगी में जब उसे आत्मसात करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं 2 कदम आगे ज़रूर बढ़ पाते हैं। आइए उनकी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से समझते हैं, देखते हैं इस सॉफ्ट स्टोरी, प्रोफाइल स्टोरी को। एक आईएएस अधिकारी का व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से सेवा से जुड़ा होता है, जो समाज व राष्ट्र की बेहतरी के लिए समर्पित होता है। एक आईएएस अधिकारी का व्यक्तित्व सेवा भावना से प्रेरित होता है। वे अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी, समर्पण और निष्पक्षता का पालन करते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के हर तबके की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होती है। ऐसे ही सेवा भाव से ओतप्रोत आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ने वाले हैं जिन्होंने इस सम्मानित पद की गरिमा को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपका जन्म धनबाद में हुआ। आरंभिक शिक्षा से हाई स्कूल की शिक्षा जन्मभूमि धनबाद में ही हुई। डीजे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के पश्चात 35वें बैच से अंचल अधिकारी के रूप में बिहार के कई जिलों में कार्यरत रहे। आपने कार्यपालक दंडाधिकारी, नगर आयुक्त एवं उप विकास आयुक्त के रूप में भी बिहार में काम किया। वित्त विभाग में वित्त मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी रहे। 2008 बैच से आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति की। बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा, विशेष सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सह अध्यक्ष, बिहार ओपन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड शिक्षा विभाग में कार्यकुशलता व सफलता के झंडे गाड़े। आप IIPA न्यू दिल्ली में आजीवन सदस्य भी हैं। बिहार सरकार में बिहार प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया। सरकारी कार्यों में फाइल नोटिंग, ड्राफ्टिंग पर किताबें व विभिन्न अखबारों में समसामयिक विषयों पर कई लेख प्रकाशित किए। आपके कुछ विशेष कल्याणकारी कार्यों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्ववित्त पोषित कार्यक्रम के तहत एक मार्केट बनाकर दिया, जिसका लोगों ने आपके सम्मान में स्वेच्छा से नाम आपके नाम पर ही रखा। मुंगेर नगर पालिका में पहली बार सभी कर्मियों के बैंक के जरिए वेतन भुगतान की व्यवस्था आपने ही कराई। सूदखोरों के चंगुल में फंसे मुंगेर के कई सफाई कर्मियों को आपने आजाद कराया और उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी आपने ही कराई। इस प्रकार आप समाज सेवा, कर्तव्य निष्ठा, समाज सुधारक के रूप में नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए आगे बढ़ते रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आपका व्यक्तित्व सेवा से जुड़ा है। कल्याणकारी कार्यों में आपका योगदान आज भी जारी है। अपने व्यक्तित्व को प्रेरणादायक बनाने वाले हमारे आज के अतिथि हैं श्री ओम प्रकाश जी। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल ठीक देखा और सुना आपने। आज हमारे बेहद ही ख़ास अतिथि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वो हैं श्री ओम प्रकाश यादव, सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में। और आपकी प्रोफाइल स्टोरी जब हम देख रहे थे तो सचमुच ऐसा गौरवान्वित आप महसूस करा रहे थे हमें। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्रशासनिक सेवा करना जितना कठिन है उतना ही कहीं ना कहीं देश प्रेम से लोतप्रोत भी है, और उसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से न्यौछावर कर देते हैं देश की सेवा में, लोगों की सेवा में मैं कहूँगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रशासनिक सेवा का कितना महत्व है हम सभी की ज़िंदगी में और कितना ज़रूरी है होना। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रशासनिक सेवा एज सच एक बहुत ब्रॉडर कोनोटेशन है, बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। जब आप प्रशासनिक सेवा कहते हैं तो इसका सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रशासन से जुड़ा हुआ कार्य हो। प्रशासनिक सेवा का आयाम आज के तारीख में समाज के
हर पहलू से जुड़ा हुआ है, वो वेलफेयर हो, डेवलपमेंट हो, रेगुलेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, इलेक्शन हो, सोशल वेलफेयर हो, ये सारे आयाम में प्रशासनिक सेवाओं का फैलाव हो गया है। कदाचित अगर मैं ये कहूँ कि आज की तारीख में भारतीय समाज या भारतीय प्रजातंत्र के अंदर जो कार्य होते हैं उसके हर क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक सेवा का प्रवेश है, या तो वो रेगुलेशन के माध्यम से या फिर वो परमिशन या प्रोहिबिशन के माध्यम से, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप महसूस करेंगे जीवन के हर क्षेत्र में, सड़क से लेकर संसद तक और घर के आंगन से लेकर के और विधानमंडल और संसद भवन तक इसका इतना व्यापक फैलाव है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि सड़क से लेकर संसद तक, बहुत खूबसूरती से आपने बताया है। प्रशासनिक सेवा देते हुए हम हर जगह देखते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सड़क पर भी दिखते हैं और सांसद में भी दिखते हैं, हर जगह। उनके बगैर कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कार्य नियमित रूप से, सुचारू रूप से चल सकता है। इसके विषय में आप क्या बताएंगे? आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको लेकर क्या बताएंगे? बड़ा वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस हुआ। हमने अपनी नौकरी की शुरुआत अभी जो झारखंड है वहाँ से स्टार्ट किया था, और 90 का वो दौर था, 90 के दशक में जब टेक्नोलॉजी बहुत कम था, चुनौतियाँ ज़्यादा थी, कम्युनिकेशन के साधन बड़े कम थे, तो वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की। मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि वैसे हर नौकरी, हर सेवा, हर प्रोफेशन बिल्कुल उसका अपना सम्मान है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस सेवा में आने के बाद मैंने फील किया कि आई हैव लिव्ड माई फुल लाइफ, मैंने पूरा जीवन जिया है। इतने तरह के आयाम, कई एक अनुभूतियाँ होती है। जब मैं ट्राइबल फील्ड्स में पोस्टेड था, पूर्वी सिंहभूम का एक रिमोट इलाका, मूसावनी बोलता है उसको, कॉपर माइंस वहाँ था और यूरेनियम के माइंस भी थे, जादूगोड़ा बोलता है। इनफैक्ट वहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम जगह यूरेनियम के माइंस है। तो उसके कारण ट्राइबल्स का डेवलपमेंट बिल्कुल अछूता था। तो मुझको अजीब डाइकोटोमी दिखती थी कि जहाँ एक तरफ ये कॉपर माइंस के चलते टाउनशिप बसे हुए हैं, ठीक उसके पेरीफेरी में लोगों के विकास नहीं हुए। तो वहाँ जा कर के फिर हमने देखा कैसे इसको पहुँचाया जा सकता है, तो उस दूरी को पाटने का काम हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सफ़र में जो 34 साल मैंने इस सेवा में गुजारे, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस हुआ। कई बार चुनौतियाँ भी मिली, लेकिन जब हम किसी चीज़ को कर पाते थे तो लोगों के आँखों में जो खुशी, लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट, कुछ बच्चियों को जब हम हेल्प करके स्कूल कॉलेजेस में पहुँचाते थे, किसी को कोई वैसी सेवा देते थे जिसके लिए वो महरूम रहता था, चाहे वो वोटर लिस्ट में नाम जुटना हो, चाहे उसके गाँव में सड़क बन गया हो, उसको स्टाइपेंड मिल जाना हो, बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जानी हो, तो उसकी चेहरे की खुशी, आप यकीन मानिए कि इतनी खुशी देता था कि उसका मेज़रमेंट हम पैसे से नहीं कर सकते थे। इस मिश्रित अनुभूति से गुजरे हैं। हाँ, कई बार चुनौतियाँ भी हुई, जैसे इलेक्शन में या फिर उस दौर में झारखंड अलग करने का आंदोलन चल रहा था, तो बड़ा टफ टाइम था। मतलब कभी कभी रात में, नई मेरी शादी हुई थी, हमको डर लगता था कि घर से निकलते तो लगता था कि पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, लैंड माइन्स लगा देता था, कहीं कुछ लगा। तो उस दौर से हम लोग को जीते, मिश्रित भाव लेकर के इस पूरे जीवन को हमने जिया है। सारे भाव आपके भीतर हैं और वो दिखते हैं आपके कार्य से, आपके कार्य प्रणाली से। अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। आपने कहा कि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आज का समय अलग है, बहुत अलग है। टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं हम उपलब्ध, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ प्रक्रियात्मक सुधार के विषय में, अगर मैं बात करूँ प्रशासनिक सेवा में कुछ सुधार के विषय में, तो क्या कुछ बताएंगे? देखिए, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। आज की तारीख में दुनिया में गवर्नेंस के 2 मॉडल हैं। जो विकसित मुल्क हैं, जो विकसित समाज है वहाँ, और जो अपेक्षाकृत विकासशील या अविकसित समाज। इस मॉडल को देखिए, आप समझिए। पहला मॉडल है प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। ये विकासशील या अविकसित समाज के गवर्नेंस का मॉडल है। मतलब कि जब तक आपको अनुमति नहीं दिया जाए ये काम आप नहीं करिए, प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। लेकिन जो विकसित समाज होता है, विकसित जहाँ पर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती है, जहाँ डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर्ड कर जाता है, जहाँ लिटरेसी का लेवल बहुत हाई होता है,
वहाँ के गवर्नेंस का जो पैराडाइम है, मॉडल है, वो उल्टा है। परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। आपको काम करने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रोका न जाए। यहाँ क्या है कि आपको रोका गया है अनलेस एंड अनटिल कि आपको अनुमति न मिले। मैं यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। प्रशासनिक सेवा हर आयाम की तरह इसी संक्रमण काल से गुजर रहा है। 90 के दौर में हम लोग आए नौकरी में, तब से लेकर अभी तक, और अभी 2025 चल रहा है। इस सेवा में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार की प्रक्रिया को थोड़ा और एक्सेलरेट करना होगा। मैं 5 चीज़ बताता हूँ जिसमें सुधार की ज़रूरत है। द फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसे आप अछूते नहीं रह सकते हैं। बेशक यहाँ पर बहुत इम्प्लीमेंट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। लगभग सारे ऑफिसेस में नेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ें हो रही है। हम लोग जब दौर शुरू किए थे उस वक़्त कार्बन से रिपोर्ट्स बनती थी, अब वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑनलाइन हो गई हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दें ऑफिस में। इसका मतलब होता है कि उस दीवार के बाहर जो जिसके लिए हमने ये सेवा शुरू की है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर पाता है कि नहीं। जैसे अगर ऑफिस में आपने ई ऑफिस शुरू किया है लेकिन पब्लिक आ रही है और वो अभी भी उसी प्रिमिटिव स्टाइल में आ रही, इसका मतलब हम इस प्रशासनिक सेवा के सुधार को वहाँ नहीं ले जा सकें। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हम कहेंगे वो, देखिए एक शब्द है हमेशा याद रखना चाहिए। गवर्नेंस में कहा जाता है कि विच इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। कहता है द गवर्नमेंट, जो सबसे अच्छी सरकार होती है वो गवर्नेंस ज़्यादा करती है और वो गवर्नमेंट कम रहती है। यू नीड टू बी लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। और ये मंत्र आदरणीय मोदी जी का भी है। हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नेंस के नाम पर लोगों के सभी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। तो आप रेगुलेशन कीजिए लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं कीजिए, क्योंकि गवर्नेंस अगर सब जगह घुसेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो दूसरा आयाम यह है कि नाउ वी शुड ग्रेजुअली मूव फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। तीसरी चीज़, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। प्रशासन में जो तीसरा सुधार होना चाहिए वो पार्टिसिपेशन का हो। जब मैं पार्टिसिपेशन बोलता हूँ तो इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि कुछ जनप्रतिनिधियों को आप ले आए। दुर्भाग्य से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पार्टिसिपेशन के नाम पर जो इलेक्टेड लोग आए वही लोग आए। असल डेमोक्रेसी वो है कि जहाँ हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति गवर्नेंस के प्रोसेस में शामिल हो जाए, तो इसको पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बोलते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ कि प्रक्रियात्मक सुधार की आपने बात कही, ये बहुत ज़रूरी है। मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। जैसे लैंड से रिलेटेड आप सोच करके देखिए कि बिहार में एक कानून है, बिहार टेनेंसी एक्ट 1885, कितने साल हो गए। अब वो इन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। हम 19वीं सदी के प्रक्रिया से 2025 में काम नहीं कर सकते। बहुत काम हुए हैं, बहुत सारे चेंजेज आए हैं, लेकिन इस पेस ऑफ चेंज को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। वी नीड टू ब्रिंग डाउन द डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स। हमको इसको सिंपल बनाना होगा। तो प्रक्रियात्मक सुधार के अननेसेसरी वैसे प्रोसेस, वैसे प्रोसीजर्स जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत हिंडर करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और लास्टली जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों की आकांक्षाएं अब बहुत बढ़ रही हैं और ये बढ़ना भी चाहिए। देश तरक्की कर रहा, आप देख रहे हैं नीति आयोग का कहना है कि आवर्स इज़ प्रोबेबली द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। हम लोग जापान को पीछे छोड़ के आगे गए। कहा जाता है कि 2030 में प्रोबेबली जर्मनी को पीछे, चूँकि बहुत कम का अंतर है, $4.186 ट्रिलियन के आसपास हम हैं, तो करीब $4.2 ट्रिलियन जब हम हो जाएंगे तो विल बी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी। तो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होने के कारण लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, उसके एस्पिरेशंस बढ़े हैं। तो प्रशासन को, गवर्नेंस को भी उसी लेवल पर लाना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और आपने बहुत खूबसूरती से सारी बातें बताई हैं कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। आपके कहने के मुताबिक कि जो स्पीड है
वो कहीं ना कहीं अभी स्लो है, उसको थोड़ी सी और दुरुस्त और थोड़ी सी तेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन इसी संदर्भ में मुझे कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक बात आ रही है कि हम सभी ने आपकी बातें सुनी, लेकिन अगर मैं एक गांव में बैठी महिला या फिर गांव में बैठे उस पुरुष के बारे में बात करूं जो खेत खलियान में काम करते हैं और फिर जो शहरी चकाचौंध से बहुत दूर रहते हैं, अगर उनके बारे में मैं सोचूं तो वो सोचते होंगे कि इन सारे सुधार को करने से हमें क्या फ़ायदा है या फिर हमारे ज़िंदगी में क्या कुछ सुधार आ जाएंगे। आप क्या कुछ बताएंगे? एग्जैक्टली उसी पर हम इशारा करना चाह रहे हैं। देखिए, आपको एक रिपोर्ट का हवाला देंगे। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट। वो इंडिया के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, बट इंडिया सेंट्रिक बात करते हैं। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुए, मैंने आपको शुरू में बताया है कि गवर्नेंस हर जगह है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, इंडस्ट्रीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह गवर्नेंस है। इसके बगैर आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं बताना वही चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारा इकोनॉमी बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ा, लेकिन इसका फ्रूट्स जब समाज में हाशिए पर बैठे आदमी को नहीं मिला, तो आपने सही प्रश्न पूछा, उसको लगेगा कि हमको क्या फ़ायदा है। वही हम बताना चाह रहे हैं कि वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट बताता है कि इस देश में 10,000 आदमी के पास इस कंट्री का 70% से ज़्यादा नेशनल वेल्थ कंसंट्रेटेड है। तो जब मैं प्रक्रियात्मक और गवर्नेंस में सुधार की बात करता हूँ तो मैं इसी की बात करता हूँ कि जब तक ये इनइक्वालिटी का लैब, इनइक्वालिटी का गैप घटेगा नहीं, तब तक वो महसूस ही नहीं करेगा। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। जो व्यक्ति अभी भी हाशिए पर बैठा है, जो प्रतिदिन 100 रुपया नहीं कमा पा रहा है, उसको आपके टेक्नोलॉजी से, उसको आपके नए भवनों से, उसके आपके फ्लाईओवर से कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नेंस इसी को पाटने का नाम है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये बताऊं कि गवर्नेंस इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड। ये एक वैसा रोलर है जो सड़क पर चलता है तो अनइवन बाउंस को बराबर कर देता है। लेकिन जो गवर्नेंस इस अनइवन बाउंस को बराबर नहीं कर सके, इसका मतलब है उसमें सुधार की ज़रूरत है। और जब मैं गवर्नेंस में सुधार की बात करता हूँ तो मैं यही बात करता हूँ कि हम लोगों को फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट को वहाँ ले जाना पड़ेगा जहाँ अभी तक वो नहीं जा पाया। और इसको बहुत दिन तक आप टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हाशिए पर बैठे हुए लोग अगर डिसइल्यूजन्ड होंगे, उनको लगेगा कि हम इस प्रगति में हिस्सेदारी हमारी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो वो डिसइल्यूजनमेंट जो होता है ना, वो कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है और उसके मैनिफेस्टेशंस अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आज के तारीख में गवर्नमेंट को और गवर्नेंस को, प्रशासन को इस बात को सुनिश्चित करना होगा, ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी, ऐसे निर्णय लेने होंगे, ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे। ये जो गैप बढ़ रहा है ना, इसको आपको कम करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नेंस इज़ ऑल अबाउट। सही बात, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। लेकिन इसी क्रम में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगी। और कई बार लोगों के जहन में ये बात होती है, सोच होती है कि पुराने तौर तरीके जो होते हैं वो हमेशा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो लोग उस तरीक़ों से काम कर कर निकले हैं बाहर। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि जो तरीके थे जो हम अपनाते आए हैं वही बेहतर है, क्यों बदलाव करना है, या फिर क्यों नए तरीक़ों में आना है, या फिर क्यों नए चैलेंजेस, नई मुसीबत सर लेनी है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या पुराने तरीके जो हम एक स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं वही सही रहा है, या फिर समय के साथ बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या बताएंगे आप? ये तो बहुत ही व्यापक प्रश्न है। मैं अपनी बात की शुरुआत एक थ्योरी से करता हूँ। देखिए, एक बायोलॉजी में एक थ्योरी है म्यूटेशन का। वो थ्योरी कहता है कि एवरी चेंज इज ए पेनफुल प्रोसेस। परिवर्तन हमेशा कष्ट देता है। इसलिए आप देखिएगा कि संसार के, समस्त ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं, वो परिवर्तन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको स्टेटस को में रहना अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी सत्य है कि परिवर्तन शाश्वत है। एक ही चीज़ बिल्कुल स्टेबल है, दैट इज़ कॉल्ड चेंज। तो हमको चेंज तो करना ही पड़ेगा। अब आपने कही कि जो पुराने तौर तरीके थे, क्या वही सही हैं, उसको बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए? इसमें मेरा बिल्कुल बैलेंस्ड आंसर है। देखिए, प्रगति जो होता है ना, यह एक शाश्वत प्रक्रिया है। सुधार एक शाश्वत प्रक्रिया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उन वैल्यूज़ को, उन इथिक्स को, उन अच्छे चीज़ों को जो हमने भूतकाल में रखे हैं, उसको ले के आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे साथ पुराने
प्रक्रिया में, पुराने समय में जो रीति रिवाज थे, पुराने समय में जो प्रोसीजर्स थे, उसको लगता था कि ये क्लमजी ठीक नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इसको ऐसा समझिए कि जब समाज प्रगति करता है तो वो अपने साथ पुराने उन वैल्यूज़ को, उन एथिक्स को कैरी करता है जो उसकी फैमिली में अच्छे हैं। जैसे बड़ों का इज्जत करना हमारे संस्कार में है। हम कितने भी डेवलप कर जाएं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको लेके चलें। लेकिन उसके साथ साथ पुराने समय में जो सुपरस्टिशंस था, उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते। प्रशासन में भी वही चीज़ है। हमने बहुत सारी, आपको एक चीज़ बताते चलें, एक आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि जब इस देश में मेजर क्रिमिनल लॉज बने थे, ब्रिटिश ने लाए थे। 1860 में आईपीसी बना था, 1871 में इंडियन एविडेंस एक्ट बना था, सीआरपीसी भी 1860-61 के आसपास था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो जो लॉज थे वो उस वक्त इंग्लैंड में भी लागू नहीं हुए थे। एंड प्रोबेबली इंडिया वॉज द ओनली कंट्री वेयर वी हैड द फाइनेस्ट सेट ऑफ लॉज। तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कानून आज के तारीख में रिडंडेंट होने लगे, ख़राब होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उस कानून में सब चीज़ बेकार है। क्या किया सरकार ने, कितना अच्छा काम किया। 2023 में क्या किया, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, 3 कानून उसके बदले में लाए। उसकी अच्छी चीज़ों को रखा, ख़राब चीज़ों को हटा दिया और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। तो इसी को बोलते हैं चेंज विथ कॉन्टिन्यूटी। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि हमारी पुरानी चीज़ों में, हमारे पुराने प्रोसेस में, हमारे पुराने लॉज में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमको रखना चाहिए। लेकिन समय के साथ जो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं उसको त्यागने में भी हिचकना नहीं चाहिए। ये माइंडसेट कि हम जो पहले कर रहे थे वही बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं है। और ये माइंडसेट कि पहले जो हो रहा था सब खराब है, वो भी अच्छा नहीं है। तो इट शुड बी ए मिक्स एंड मैच। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है और बहुत समझदारी भरी बातें हैं ये। आपने कहा, अभी टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया है, तो हम हर जगह देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी का एक अनछुआ पहलू आज के वक्त में बन गया है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं किसी भी प्रशासनिक सेवा के किसी स्तर पर भी, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी तब आएगी, आपने जैसा कहा, कि तभी लोग उसको अपने ज़िंदगी में उतार पाएंगे जब उनके पास उसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन होगा। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि अभी के समय में क्या लोगों को ट्रेनिंग भी बेहतर देने की ज़रूरत है? क्या इस क्षेत्र पे भी काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, वही हम बता रहे थे। देखिए, आपको टेक्नोलॉजी की बात उठी है तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। 2 शब्द है, इंटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तकनीक अपने आप में कुछ नहीं है। तकनीक के साथ अगर आपने अच्छे इंटेंशंस नहीं लगाए तो तकनीक का मिसयूज होता है। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिससे ऊर्जा भी बन सकता है। यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिससे एटॉम बॉम्ब भी बन सकता है। यही इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन डिस्ट्रक्टिव है तो आप एटॉम बना दीजिएगा, अगर आपका अप्रोच कंस्ट्रक्टिव है तो आप एनर्जी बनाइएगा। टेक्नोलॉजी के साथ भी यही है। आप जैसे आप इसको ऐसा समझें, आज के तारीख में डिजिटल वर्ल्ड है। आपको पता है कि इस देश में करीब करीब 70% डिजिटल पेमेंट मोड पर हम आ गए। इनफैक्ट इंडिया इज़ फार अहेड ऑफ मेनी डेवलप्ड कंट्रीज़। 3-4 साल पहले आंकड़ा भारत सरकार ने रिलीज़ किया था कि 60%, 67% डिजिटल पेमेंट होता है। प्रोबेबली अभी 70-75% हो गया। तो कोई बड़ी, हर चौक चौराहे पर सब्जी बेचने वाले के पास भी यूपीआई का पेमेंट। दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए? जिसकी इंटेंशन ख़राब थी तो साइबर फ्रॉड भी होने लगा। आज के तारीख में जो साइबर ठगी हो रही है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान आज के तारीख में हॉटस्पॉट बन गया। तो टेक्नोलॉजी इज़ वंडरफुल, वी मस्ट एडॉप्ट इट। और उसके लिए 2 स्तर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले स्तर की ट्रेनिंग प्रशासनिक सेवाओं में जो अधिकारी हैं उनको मिले और रेगुलर मिले और कंटिन्यूअस अपडेशन के साथ मिले। लेकिन उसके साथ साथ इस लिटरेसी का, यानी डिजिटल लिटरेसी का, टेक्नोलॉजी की लिटरेसी का प्रसार पब्लिक में भी होना चाहिए। अन्यथा वो गैप होगा। जैसे मैंने बताया, अब एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे अभी चुनाव आयोग ने वोटर आईडी बनाने का या वोटर आईडी में एड्रेस वगैरह चेंज करने का सबका ऑनलाइन कर दिया। उसके लिए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन जो आदमी, जो वोटर्स हैं हमारे, वो अगर इसको जान ही नहीं पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? फिर कहीं ना कहीं कियोस्क में जाएंगे। तो पर्पस डिफीट हो गया। पर्पस क्या था? आप घर में बैठ के कर दीजिए। लेकिन चूंकि वो उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो डिजिटली लिटरेट नहीं है,
नहीं उसको जान पा रहा, तो फाइनली वो फिर कियोस्क में जाता है। तो फिर वही बात हो गई कि जैसे वोटर जैसे फॉर्म भर करके ऑफिस में जाता था, तो वहाँ ऑफिस में जाता था, यहाँ एक प्राइवेट एजेंसी के पास जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ट्रेनिंग फॉर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी टू वे प्रोसेस। ऑन द वन हैंड जहाँ ब्यूरोक्रेट्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, स्टाफ्स को ट्रेन कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इसका प्रसार हमारे स्कूल्स में भी हो। स्कूल्स के एजुकेशन के संबंध में आप ये जान लीजिए कि हमको अब इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने स्कूल्स के बिल्डिंग तो बहुत बनाए, लेकिन एजुकेशन का जो लेवल होना है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग उसमें बहुत पीछे जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होलिस्टिक होना चाहिए। अगर पूरा समाज तकनीक को एडॉप्ट करेगा तो ये प्रगति की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर ये पूरा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे अछूता रहेगा तो ये बैलेंस ख़राब होगा, और जब इक्विलिब्रियम ख़राब होगा तो उसके एब्रेशंस आएंगे। क्या बात है, बहुत सही बात आपने बताई है। मैं चाहूँगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को आप एक संदेश ज़रूर दें। दर्शकों को, और ख़ास करके चूँकि प्रशासनिक सेवा से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो दर्शकों को भी और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स हैं उसको मैं ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा, खास करके यंग ब्यूरोक्रेट्स को जो अभी आए हैं। जैसे आईएएस का अभी नया बैचेज आया, डिप्टी कलेक्टर्स के नया बैचेज, मैं सिर्फ 3 शब्द उसके लिए बताता हूँ। फर्स्ट, बी ऑलवेज इन मोड ऑफ लर्निंग, हमेशा सीखने का प्रयास करो। आप अगर आईएएस बन गए और आपको ये लगता है कि आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, देन यू आर रॉन्ग। सेकेंड, बी रिस्पॉन्सिव, आप रिस्पॉन्स कीजिए, स्पेशली उसको ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिए जिसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। वैसी आँखों में ज़रूर झांकिए जो कभी आँख नहीं उठाता है। एंड थर्ड थिंग, बी हम्बल। अंग्रेजी में एक कहावत है, पोलाइटनेस इज़ नेवर इनकंसिस्टेंट विथ फर्मनेस। आप विनम्र होकर के भी टफ हो सकते हैं। इन 3 चीज़ को मेरा संदेश है कि यंग ब्यूरोक्रेट्स, यंग ऑफिशियल्स, चाहे वो पुलिस में हो चाहे सिविल सर्विसेज में हो, इसको ज़रूर याद रखना। क्या बात है, इतनी खूबसूरत सामाजिक संदेश आपने दी है कि मुझे लगता है सभी लोगों के लिए व्यापक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम बात करने वाले हैं दर्शकों उस समय में जिसमें हम जी रहे हैं। जी हाँ, हम जी रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, और ये डिजिटल दुनिया ना बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि ये दुनिया दिखती कहीं नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसमें जी रहे हैं। और इसमें जीना एक तलवार की धार पर जीने की जैसा है, क्योंकि थोड़ा सा भी फिसले तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ा जाएंगे, एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है। और उस डर से निजात पाने के लिए, निजात दिलाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बेहद ही ख़ास शख्सियत। हमारे बीच में हैं समाजशास्त्र के सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी मृत्युंजय कुमार यादवेंदु, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, दूरदर्शन के पूरे टीम को शुक्रिया, और दूरदर्शन के दर्शकों को भी शुक्रिया। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन दर्शक को कहीं ना कहीं लगता होगा कि अरे हम तो रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम तो अर्थ पे जी रहे हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड क्या है। तो 2 शब्द जो है ना आज के समय में काफ़ी सुनने को मिलता है कि डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इन शब्दों से वाकिफ़ कराइए, रूबरू कराइए कि आखिर ये 2 शब्द क्या हैं और हमारे ज़िंदगी में इसका क्या महत्व है। एक्चुअली वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और मैनुअल कास्टल को अगर मैं कोट करूं तो वो बोलते हैं कि वैसा ग्लोबल वर्ल्ड जिसमें जो जोग्राफिकल जो बाउंड्री है, टाइम स्पेस की जो बाउंड्री है, वो श्रिंक कर जाता है और इंटायर जो ग्लोब है एक विलेज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो उस डिजिटल वर्ल्ड जिसको जहाँ पे टेक्स्ट और इमेजेस और वीडियोस का एक डिजिटल फॉर्म हमें देखने को मिलता है, तो रियल वर्ल्ड जिसको रियल वर्ल्ड जो बोलते हैं, तो रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में वही अंतर है जो ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे अगर एक उदाहरण के बतौर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो आप देखते हैं कि फेसबुक पे आई हैव 5000 फ्रेंड्स, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। बट रियल लाइफ में जब आप जानते हैं, देखते हैं, तो आप पाते हैं कि आप बहुत ही कम मित्रों से घिरे हुए होते हैं, बहुत कम मित्र आपके पास होते हैं। तो ये बहुत बड़ी, जैसे नदिया के पार अगर मूवी का उदाहरण देखेंगे, या गंगा के पार में जहाँ पे बोलते हैं कि कहे के तो सबे लोगन आपन आपन कहावे लगी कोई ना। तो वो कौन है आपके,
तो रियल वर्ल्ड में आपके बहुत गिने चुने लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में है। और दूसरा, अगर इसी से संबंधित एक डेटा अगर कोट करेंगे तो इंडियन सोसाइटी जहाँ पे ओनली 38% डिजिटली एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है हमारे सामने। तो उसको भी हमको देखने की ज़रूरत है कि रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में क्या बहुत बड़ा अंतर है या नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। और सोशियोलॉजी उसको डील भी करती है। जब हम रिस्क सोसाइटी की बात करते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स, सोशलॉजिकल थिंकर्स की बात अगर करेंगे, चाहे वॉल्टर बेंजामिन हो या रेमंड विलियम्स हो, इन्होंने तमाम लोगों ने इसकी बात की है। अगर आप शोशना जोबुशा की बात करेंगे, जिन्होंने सर्वेलेंस कैपिटलिज्म की बात की है, तो वहाँ पे अभी जो डिजिटल वर्ल्ड एक सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का भी वर्ल्ड है, एक रिस्क सोसाइटी का वर्ल्ड है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात आपने बताई। डिजिटल वर्ल्ड की आपने बात बताई थी, तो उसी में कहीं ना कहीं जिक्र आता है, आपने भी कहा कि लोग डिजिटली लिटरेट अभी नहीं हैं बहुत अधिक पैमाने पर, लेकिन लोगों के हाथ में मोबाइल ज़रूर है। और जब मोबाइल है तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड में ही जी रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। हम जिस समाज में हैं उसका एक सामाजिक संबंध होता है, हमारा आपका आपस में एक संबंध होता है, जैसे हमारे दर्शकों से एक संबंध है। तो ये मधुर संबंध कभी तब कड़वा हो जाता है जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज़ करने लग जाते हैं। तो ये मिसयूज़ क्या है, इसका दुरुपयोग कैसे हो जाता है और इसके जो दुष्प्रभाव हैं, इससे खुद को कैसे हम बचा सकते हैं, क्या बताएंगे आप? डिजिटल वर्ल्ड, जैसा मैंने बताया कि रिस्क सोसाइटी है, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिविटी से भरा हुआ दुनिया है डिजिटल वर्ल्ड में। तो टेक्नोलॉजी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फिलोसफिकल ओरिएंटेशन पे, हमारे आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। क्या हम उससे डेवलपमेंट की, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएंगे, या हम इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक एक्सक्लूसिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर कैपिटलिज्म की इंटायर फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो एक एक्सक्लूसिव सोसाइटी के फॉर्मेशंस पे हमेशा फोकस करता है, मार्केटाइज्ड वर्ल्ड की बात करता है, सारे लोगों को एक कमोडिटी की ओर तब्दील कर दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क्स हैं। आप जो ही बच्चों का भी बहुत सारे सर्वे आया है, उसमें बता रहा है कि 82% जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, जिनके पास स्मार्टफोन का, जो स्मार्ट नहीं है, स्मार्टफोन का जो एक्सेस है, वहाँ पे चिल्ड्रन बिना मोबाइल का वो खाना नहीं खाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। उनके क्रिएटिविटी मरती जा रही है, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो समाज से जो रूबरू होते थे, आस पड़ोस के बच्चे से जो मिलते थे, उनका जो पीयर ग्रुप होता था, वो सब डेवलपमेंट का जो पैरामीटर्स जो हमारे लिए था, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा समाज ने एक आयाम हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो भी बाधित कहीं ना कहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वही सर्वे बता रहे हैं कि 91% बच्चे जो है काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन देखने वाले बच्चे जो है काफ़ी एग्रेसिव, जो वो एग्रेशन जो आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, शेयर इंडिविजुअलिज्म को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहीं पे मैं अगर एक बहुत पर्सनल उदाहरण दूँ, एक मेरी बहुत छोटी सी बिटिया है, अगर मैं उससे पूछता हूँ कि आप क्यों मोबाइल देख रहे हो और पापा को कुछ अगर हो जाएगा आप ऐसे करते हैं, तो कहती है कि हम दूसरे पापा हम खरीद के लेकर आ जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि एक 2 साल 3 साल की बच्ची अगर इस तरीके का एक कॉन्शसनेस, फॉल्स कॉन्शसनेस जो डेवलप कर रही है, वो बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत तमाम तरीके का डिजिटल फ्रॉड्स हैं। आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उस समय भी आपको एक प्रिकॉशन के रूप में एक वार्निंग दी जाती है कि अगर कोई पदाधिकारी के फॉर्म में प्रिटेंशन लेकर अगर आपको कॉल करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो आप उस फ्रॉड को जो है रजिस्टर करवाइए। इवन दैट अनाउंसमेंट इज ए फ्रॉड दैट बेसिकली pays or hugely benefits the capitalist forces. And why I am saying so, क्योंकि उस तरीके से जो आपने जो डेटा खरीदा है, उस डेटा का कुछ पोर्शन जो है उस अनाउंसमेंट के साथ काट लिया जाता है।
होता है। एक वार्निंग सही है, लेकिन बार बार रिपीटेड वार्निंग, जब आप बहुत अर्जेंट वर्क के लिए भी जा रहे हैं उस समय भी वो कॉल इस तरीके का अनाउंसमेंट करके आपका जो बहुत कीमती समय है वो अगर काट लेता है, वो भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो आज हम रिस्क से तो घिरे हुए हैं, हमारे बच्चे भी रिस्क से घिरे हुए हैं, और बहुत सोच समझ के हमको कदम उठाने होंगे, क्योंकि फॉल्स कॉन्शसनेस का हम शिकार हैं। केवल स्मार्टफोन जो हमें जो मोबाइल जिसको बोलते हैं, हमको इमोबाइल बना। जब हम वायर्ड थे, वायर्ड टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे, उस समय हम ज़्यादा मोबाइल थे। आजकल हम जहाँ पे भी देख रहे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक घर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इमोबिलिटी हो रही है। तो ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है, आपको कहीं ना कहीं आपकी मानसिक जो लिबरेटिंग जो माइंड था, उस लिबरेटिंग माइंड को फॉल्स कॉन्शियसनेस की ओर ढकेल रहा है, और वो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ, जहाँ पे कोविड का हमने सामना किया। 2012 में एक किताब आती है स्पिल ओवर, डेविड क्विमेन का। उन्होंने एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक वार्निंग दिया था और एग्जैक्ट बताया था कि चाइना के जो वुहान जो लैब है, वहाँ से इस तरीके का एक पैंडेमिक एंडेमिक शुरू होगा। हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हम वहाँ पे बहुत अपने आप को एक फ्यूडल तरीके से उसको हम ट्रीट किए, और उस वार्निंग को हमने नहीं समझा, और फाइनली 2019 में जब कोविड का स्प्रेड होता है तो किस तरीके से हम लोगों ने ज़िंदगी गंवाई। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल अगर हम करें, तो समाज को बहुत तरक्की तक हम पहुंचा सकते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अदरवाइज उसके रिस्क तो हैं ही, रिस्क तो हैं ही। लेकिन आपने कहा कि पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, तो पॉजिटिविटी से एक बहुत खूबसूरत सी वाक्य मुझे याद आ गई है, जो कि कल रात की ही है। मैं इसलिए इसका जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि इसके पॉजिटिव आयाम भी हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि हमने कल देखा एक क्रिकेट मैच IPL, जिसमें कि हमने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसमें कि हमने देखा है कि विराट कोहली 18 साल से उसी टीम के लिए खेलते आ रहे हैं, और 18 साल के बाद कल वो विजेता बने, और विजेता बनने के बाद उनकी आंखें नम थी, वो रो रहे थे, और बस वो जीते भी नहीं थे, कुछ बॉल बाकी थे और उनको समझ आ गया था मैं जीत गया हूँ, और तभी से भावुक हो गए। वही नहीं, पूरे देश की आंखें नम हो गई थी, सभी भावुक हो गए थे। तो उनकी जीत को हम सभी देशवासियों ने, बल्कि मैं कहूँ कि पूरे दुनिया ने कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया है। तो ये एक पॉजिटिव भी हम देख सकते हैं, पॉजिटिविटी भी है कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि आपने जैसा कहा कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो भी देख रहा है, एक युवा भी देख रही है, देख रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके भी जहन में ये बात आएगी कि 1 साल लगे, 2 साल लगे या 18 साल लगे, अगर हमने हट किया है कुछ पाने के लिए तो हमें वो ज़रूर मिलेगा। बस मेहनत करते रहने की ज़रूरत है, कॉन्टिन्यूसली। आपने जैसा कि कहा कि बच्चे जो हैं वो आज के समय में कहीं ना कहीं मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो इसी में एक बात मेरे जहन में आती है, जब खेल कूद की बात आई है तो हम देखते हैं वीडियो गेम्स बहुत अधिक बच्चों के मोबाइल में नज़र आता है, और बहुत अधिक बच्चे लगे रहते हैं उसमें। वही हमारा भविष्य है, और अगर पूरा भविष्य ऐसे ही मोबाइल के भीतर चला जाएगा, वीडियो गेम्स के भीतर चला जाएगा, आउटडोर गेम्स में नहीं जाएगा, तो कैसा है हमारा फ्यूचर, कैसा है हमारा भविष्य? क्या अंधकार की ओर हम बढ़ रहे हैं? हमें इससे कैसे बचाव करना है? सबसे पहले तो विराट कोहली की बात आई है तो उनको बधाई। एक कॉन्सिस्टेंट स्ट्रगल उनका रहा और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन बधाई जनता को भी मिलनी चाहिए। जनता जब भूखमरी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, तो वैसे क्रिकेटरों को सोचना चाहिए कि जहाँ पे 80% पॉपुलेशन हमारा केवल 5 किलो अनाज तक सीमित कर दिया जाता है उनकी ज़िंदगी, जो एक दिन का मिनिमम वेज भी नहीं है, तो वैसे क्रिकेटरों को वहाँ पे भी सीखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तो कोहली जैसे क्रिकेटर जो अपने आप को प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव मानते हैं, तो उनको वैसे युवकों के विषय में जो उनके फैंस हैं, वैसे सोसाइटी जो बहुत बैकवर्ड सोसाइटी है, तो उसके विषय में भी वो सोचें। दूसरी बात जो आप फिर से आप जो प्रॉब्लम्स की ओर जो इशारा कर रहे हैं, तो तमाम तरीके का प्रॉब्लम्स हैं। जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो ही हम कोई बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ही हम सर्वेलेंस का शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप शॉपिंग कर रहे हैं अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे, द मोमेंट यू टाइप्ड बुक, तो
आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स जो है वो रेकमेंड भी करेंगे आपके टेस्ट को। तो कैसे डिजिटल वर्ल्ड आपके टेस्ट को, आपके लाइक्स को, डिसलाइक्स को भी कंडीशन कर रहा है, वो भी देखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे और दूसरा जो हमारे बच्चे जो फॉल्स कॉन्शियसनेस का शिकार हैं, इग्नोरेंट जो हैं, वो बार बार उसके ट्रैप में भी फंसा दिए जाते हैं। जैसे वीडियो गेम्स का उदाहरण लीजिए, ब्लू व्हेल का तो नोटोरियस एग्जांपल्स है जहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चों ने सुइसाइड कर लिया। तो एक तरीके का एडिक्शन है। उस एडिक्शन से हम कैसे बचेंगे? उस एडिक्शन से बचाने का की जिम्मेवारी जो है हम और आपका है, समाज का है। तो वहीं पे सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। हमारी जो परंपरा रही, उस परंपरा में जहाँ पे एक दूसरे के प्रति कंसर्न था, चार्ल्स हॉटन कूले को अगर हम कोट यहाँ पे करें तो जो प्राइमरी ग्रुप का जो फॉर्मेशंस होता था वहाँ पे जो एक कंसर्न थी, वो प्राइमरी ग्रुप की जो फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं मिस कर रही है। और हम लोनली क्राउड, जो डेविड राइजमैन जो बोलते हैं, हम लोनली क्राउड की ओर तब्दील हो रहे हैं। तो न लोनली क्राउड हो, जो थॉमस हार्डी बोलते हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में जो रिस्क तरीके के आप वीडियोस, तमाम तरीके के जो वीडियोस दिखा रहे हैं, आपको काफ़ी एग्रेसिव बना रहे हैं। इवन सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड मीडिया हाउसेस को भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वीडियो गेम्स का बहुत इस्तेमाल किया युद्ध के समय। युद्ध कोई जोक नहीं है, युद्ध बहुत सारे हमारे सैक्रिफाइस पे डिपेंड करता है। हमारे देश के भविष्य को दांव पे हम लगा के और तब हम युद्ध पे जाते हैं, आखिरी हथियार होता है। लेकिन वहाँ पे भी वीडियो गेम के द्वारा जिस तरीके से मीडिया हाउसेस ने परोसा कि यहाँ पे अटैक हुआ, वहाँ पे अटैक हुआ, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिजिटल मीडिया का रिस्क तो है। लेकिन दूसरी तरफ आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेटिव सोसाइटी में रहते हैं। जहाँ जैसे अगर पहले एक गाना था कि हमारे पिया गया रंगून, वहाँ से क्या है टेलीफोन पिया की याद सताती है। तो वो जो पिया की याद जो पहले सताती थी, अब याद तो सताती है, लेकिन एक डिजिटल डिवाइड को गैप भी हमने किया। जैसे स्काइप पे हम बैठकर अमेरिका में अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हम कहीं भी जापान में हम बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव वे भी है, लेकिन नेगेटिविटी तो है ही। बिल्कुल। तो आपने जब नेगेटिविटी बात की ही है तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हमारी जो जमा पूंजी है, जो हमारे पैसे हैं, वो भी हमारे मोबाइल्स में ही हैं आज के वक्त में। जैसा कि हमारे इससे पहले भी जो मेहमान उपस्थित थे उन्होंने भी कहा कि एक फेरी वाले के पास, एक सब्ज़ी वाले के पास भी यूपीआई है। तो हम हर जगह डिजिटली पेमेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी को सरल बनाती है, आसान बनाती है, लेकिन उससे होने वाले बहुत सारे फ्रॉड भी पनपते हैं। उसके विषय में क्या बताएंगे, कैसे खुद को सावधान रखें उससे? देखिए, फेरी वाले और छोटे मोटे जो उद्योग धंधे में जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इवन जो सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी जो है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं इस डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप शॉपिंग कर रहे हैं डिफरेंट साइट्स पे जाके, वहाँ पे एक तरीके का एडवर्टीज़मेंट आया, क्योंकि हम एडवर्टाइज सोसाइटी में जी रहे हैं। तमाम तरीके का एडवर्टीज़मेंट, तमाम तरीके का प्रोमिसेस हमारे सामने परोसा जाता है और हम उसके ट्रैप में आ जा रहे हैं। मान लीजिए कि काजू कहीं पे आपको एडवर्टाइज़ कर रहा है कि 200 रुपये केजी, आपने वहाँ से ऑर्डर कर दिया, पता चला कि आपको कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से आपको कोई लिंक आया, आपने उस लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद आपका अकाउंट जो है खाली हो जाता है। तो वहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है उसे हमें लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बताया कि केवल 38% एज पर द डेटा लोग जो है डिजिटली जो है एजुकेटेड है और लिटरेट है। और इंडिया जैसे सोसाइटी जहाँ पे काफ़ी गरीबी है, वहाँ पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ही कल्चरल लैग, जो ऑगवन बोलते हैं, कल्चरल लैग का शिकार रहेंगे कि भाई एक तरफ आपका जो मटेरियल कल्चर जो है काफ़ी एडवांस हो गया, लेकिन जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो एडवांस नहीं हुआ। जैसे फेरी वाला आप उनको पे कर रहे हैं,
हाँ, पहले बोलने वाला मशीन नहीं हुआ करता था, उससे पहले तो वो पूछेंगे कि वो फ़ोन करके किसी और से पूछेंगे कि क्या ये पैसा आया है या नहीं आया है। तो हमें वहाँ पे भी तो काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन हम दें, क्योंकि शिक्षा बहुत लिबरेटिंग फोर्स के रूप में काम कर सकती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने बताई है और बहुत ज़रूरी बात भी आपने कही। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक संदेश ज़रूर देते जाएं। दर्शकों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख। और जब ज़मीर ज़िंदा रखने की बात मैं कहता हूँ तो मैं वहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप अपना जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक सोच है, उस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को रेस्पेक्ट कीजिए, उस ज़मीर को ज़िंदा रखिए। एक जो ह्यूमैनिटी है उसको आप ह्यूमैनिटी को सर्वोपरि मानिए। और जो तमाम तरीके जो नैरो डिवाइड्स जो रविंद्रनाथ टैगोर जो बोलते हैं, उस नैरो डिवाइड से आप ऊपर उठिए और टेक्नोलॉजिकल डिवाइड से भी आप ऊपर उठिए। और समाज के जो मेंबर्स जो है उस मेंबर्स को एक दूसरे को अपना मानिए और तब जाके आप इसे करेंगे। जब हम कबीर की बात कर रहे हैं तो कबीर रैशनैलिटी की बात करता है, लॉजिक की बात कर रहा है। आई एम हैविंग मोबाइल फ़ोन बट आई डू नॉट नो बेसिकली व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द मोबाइल फ़ोन। आई एम यूजिंग फॉर series of or all types of negative items. That is not basically the use of the smartphone. स्मार्टफोन का यूज़ सही मायने में, रियल मायने में तब होगा जब हम उसको समाज की उन्नति में जो है हम उसका इस्तेमाल करें, समाज को शिखर में इस्तेमाल करें। आपने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम का कि सफ़र में धूप होगी, अगर चल सको तो चलो। मैं कहूँगा कि चले चलो दिल में घाव लेके भी चले चलो, ए लहू लुहान पाँव लेके भी चले जाओ। क्योंकि हमारे यहाँ तमाम तरीके का इनइक्वालिटीज़ है और उस इनइक्वालिटीज़ में रिस्क्स भी होंगी, सर्वेलेंस भी होंगी, कार्सरल सोसाइटी का हम हिस्सा हैं। तो इन तमाम बाधाओं को, विघ्न बाधाओं को लांघते हुए हमें चलना है और फॉल्स कॉन्शसनेस का शिकार नहीं होना है। एक इन्फॉर्म डिबेट के तहत हमें कदम बढ़ाना है और साइंटिफिक सोच को सर्वोपरि मानना है, मानवता को सर्वोपरि मानना है। क्या बात है, बहुत सुंदर बातें आपने बताई हैं, बहुत अच्छी संदेश आपने दी और बहुत सारी जानकारीपूर्ण बातें भी आपने साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए। बहुत खुश। जी हाँ दर्शकों, तो आज के इस कार्यक्रम से हमने एक बात तो ज़रूर समझ ली है कि हमें जहाँ से भी मोटिवेशन मिले, चाहे वो आईपीएल का मैच हो या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में आता हुआ गुड मॉर्निंग का मैसेज, हमें उस मोटिवेशन को ले लेना चाहिए क्योंकि उसी से तो हम ज़िंदगी में अग्रसर हो पाएंगे। और आज के दोनों हमारे बेहद ही विशेष अतिथियों ने भी यही बातें समझाई हैं। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा अब ये बताने का वक्त हो चला है, तो आप फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com।